नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। साथ ही साथ हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009। इन दोनों टॉपिकों से सीटेट अपने एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछता आ रहा है, इसलिए ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम बता दें कि आज की हमारी क्लास क्विक रिवीजन टाइप की क्लास है। यदि आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे जिस डेट में आपका एग्जाम हो, तो एनसीएफ और आरटी एक्ट 2009 को जरूर पढ़ के जाएं। इसलिए यह हमारी क्लास इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसको देखकर जरूर जाएं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और हम आपको बताते चलें कि हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। वीडियो की जो भी पीडीएफ होती है उसको हम उस पर सेंड करते रहते हैं। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेलीग्राम चैनल में स्टडी कार्नर 24 नाम से सर्च मार के भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिससे सीटेट अपने एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन पूछा है। विगत वर्षों का पेपर जब भी आप उठा के देखेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे कि एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, इनको आपको भूलना नहीं है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल महोदय एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। हमने आपको बताया एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 35 सदस्य थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 35 थी। एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। जब भी पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया, तो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया। किसकी पहल पर? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। यह एक नवीनतम दस्तावेज है। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने आपको बताया एनसीएफ 2005 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। इसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। उद्भव या उत्पत्ति। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। जब भी पूछा जाएगा एनसीएफ की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो एनसीएफ की उत्पत्ति हुई है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से। सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं सूत्र एनसीएफ 2005 के सूत्र। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वह लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना भार के अधिगम। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब भी पूछा जाएगा
एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या हैं। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है बच्चे को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी वातावरण से जोड़ना, बच्चे में नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। क्या उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, स्कूली शिक्षा के साथ साथ बाहरी वातावरण से जोड़ना। इसके अलावा बच्चे में नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि को विकसित करना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य उद्देश्य है बालक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित ना हो। इन सब पॉइंटों को आप देखते चलें, यही सब पॉइंट जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बालक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 के उद्देश्य हैं। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित ना हो, बालक की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे की जो शिक्षा होती है वह रटंत पद्धति पर आधारित ना हो, वह रटंत पद्धति से मुक्त की जाए। बालकों की परीक्षा प्रणाली लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना। बालकों की परीक्षा प्रणाली लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों को जोड़ना। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 के तहत सभी 22 भाषाओं जो कि 8वीं अनुसूची में है अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद सभी 22 भाषाओं जो कि 8वीं अनुसूची में है किया गया है। पाठ्यक्रम निश्चित क्रम में व्यवस्था के साथ हो। पाठ्यक्रम कैसा हो? पाठ्यक्रम निश्चित क्रम में निश्चित व्यवस्था के साथ हो। फ्रोबेल ने पाठ्यक्रम की परिभाषा बताई है, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। फ्रोबेल ने क्या कहा? कभी कभी यह पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू भाषा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? घरेलू भाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बालक की प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय भाषा अर्थात घरेलू भाषा में होनी चाहिए। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण तथ्य। एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। साथ ही साथ पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए।
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु एनसीएफ 2005 एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब भी पूछा जाएगा एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके द्वारा किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। किसकी पहल पर किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर किया गया, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी को रटने से मुक्त किया जाए जिससे उनकी चौमुखी विकास हो। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, विद्यार्थी को रटने से मुक्त किया जाए, जो रटन पद्धति है उसको समाप्त किया जाए जिससे बालक का चौमुखी विकास हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें ही रखें, जरूर रखें। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए, शिक्षा बिना बोझ के हो। बच्चे के बस्ते का भार कम किया जाए। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के हो। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया। कितने राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया, 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस बिंदुओं का गठन किया। कितने फोकस बिंदुओं का गठन किया, 21 राष्ट्रीय फोकस बिंदुओं का गठन किया। आशा है कि जो बातें हमने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताई आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे नेक्स्ट क्लास आपको प्राप्त होती रहे। तो हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 की। सबसे पहले हम आरटीई का फुल फॉर्म देखते हैं। कभी कभी यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। इसको भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम है क्या, इसमें किसकी चर्चा की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया। कब किया पारित, 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया। 4 अगस्त 2009। जब भी पूछा जाएगा आरटी एक्ट कब बना, 4 अगस्त 2009 को बना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जब आरटी एक्ट बनने की बात आएगी 2009, 4 अगस्त 2009 की बात की जाएगी। जब लागू होने की बात की जाएगी, जब भी पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 1 अप्रैल
2010 को लागू हुआ? यह बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमेशा यह पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में यह लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि आरटी एक्ट बना कब? 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया था, जबकि लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के हैं सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चे जो कि कितने वर्ष के हैं? 6 से 14 वर्ष तक के हैं, सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 जो कि आयु 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक यानी मूल अधिकार बनाया गया। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 यानी बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष तक को मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया। जब भी पूछा जाएगा, इसमें जो महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, 86वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 को बच्चों का मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया। बच्चों का मौलिक या मूल अधिकार बनाया गया। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है, यानी भारत से पहले 134 देश शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कर चुके थे। 6 से 14 वर्ष तक को कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। 6 से 14 वर्ष की उम्र का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, यानी उसको स्कूल से जोड़ा जाए। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए, किसी बच्चे को फेल ना किया जाए, किसी बच्चे को फेल ना किया जाए, यानी 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। भारत शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए। 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। आरटी एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। आरटी एक्ट 2009 कहता है कि कोई भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं होना चाहिए। कब से? जब से आरटी एक्ट लागू हुआ है उसके 3 साल बाद। और स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक ना पढ़ा रहा हो, यानी प्रशिक्षित शिक्षक ही स्कूल में पढ़ाए। न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिए कम से कम 200 दिन क्लास चलनी चाहिए एक वर्ष में, या 800 घंटे, कम से कम कितना? 800 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए प्रति वर्ष कक्षा 1 से 5 के लिए, जबकि कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए एक वर्ष में, या 220 दिन स्कूल चलना चाहिए। आपको ध्यान रखना है
न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिए 200 दिन निर्धारित किया गया है और 800 घंटे 200 दिन या 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में हर वर्ष, और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में 220 दिन, कम से कम कितना 220 दिन या 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए 365 दिन में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे न्यूनतम साप्ताहिक कार्य एक अध्यापक के लिए। न्यूनतम साप्ताहिक कार्य एक अध्यापक के लिए कितना निर्धारित किया गया है? न्यूनतम 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए एक अध्यापक का। न्यूनतम 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए। कितना? 45 घंटे, यह भी पूछा जाता है। न्यूनतम 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? न्यूनतम 45 घंटे साप्ताहिक कार्य एक अध्यापक के लिए होना चाहिए। हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहेंगे। आरटी एक्ट 2009 कहता है कि हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहेंगे और न्यूनतम एक अध्यापक सप्ताह में 45 घंटे का कार्य करेगा। प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्राथमिक में एक अध्यापक कितने बच्चों पर होना चाहिए? एक अध्यापक 30 बच्चों पर होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर एक अध्यापक अनिवार्य है प्राथमिक के लिए, जबकि उच्च प्राथमिक के लिए 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य किया गया है। किसके तहत? आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक, कितने पर? 30 बच्चों पर एक अध्यापक, जबकि उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक बच्चों का विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। उच्च प्राथमिक कितने किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए? उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। हमने आपको बताया प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक बच्चों का विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना अनिवार्य है। किसके तहत? आरटी एक्ट 2009 के तहत। आरटी एक्ट कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होने अनिवार्य हैं। आरटी एक्ट क्या कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 शिक्षक अनिवार्य हैं। और शिक्षक कैसे हों? प्रशिक्षित शिक्षक हों। शिक्षक कैसे हों? प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर बल दिया ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी न रह जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर विशेष बल दिया ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न रह जाए। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 1:30 का होना चाहिए। हमने पीछे आपको बताया ही, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:30 का अनुपात होना चाहिए। कितना? 1:30 का अनुपात होना चाहिए। 1:30 का अनुपात होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:30 के अनुपात में होना चाहिए, जबकि उच्च प्राथमिक में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात 1:35 का होना चाहिए।
उच्च प्राथमिक में कितना होना चाहिए? 1:35 का होना चाहिए। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण कार्य में स्वयं को नहीं लगाएगा। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण कार्य में स्वयं को नहीं लगाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षण, बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया जाए। आरटी एक्ट क्या कहता है? बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया जाए। प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए। शिक्षण बाल केंद्रित हो। शिक्षण कैसी हो? बाल केंद्रित हो। खेल को विशेष स्थान दिया जाए। मूल्यांकन के विभिन्न तकनीकों जैसे मौखिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार किया जाए। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षण के बारे में बताया गया। अब हम बात कर लेते हैं आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरटी एक्ट 2009 का उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा व स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं, आरटी एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना, ये आरटी एक्ट के उद्देश्य हैं। आशा है कि जो आज हमने आपको एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 के बारे में बताया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।